नमस्कार, आदाब। सही राजू विधि तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रशांत कुमार। दोस्तों, आज 2025 यानी आज तारीख है 3 और रामपुर बागीरान के ऐसे कई सेलिब्रिटियों के और कई मुद्दों पे मैंने बातें उठाई। आज हमने बातें की भूतपूर्व विधायक प्रभाकर सिंह जी से। सारी बातों का एक साथ निकला, वो बातें हम बताएंगे। आप वीडियो खुद देख लीजिएगा। उनके लिए ये गाना बजाता हूँ और सुनिएगा कि ये गाना उनके लिए सूट करता है या नहीं। दोस्तों, बन रहिएगा हमारे साथ। ये गाना उनके लिए है भाई साहब, जरूर सुनिएगा। जनता के बीच में थोड़ा सा जाना कम कर देंगे। आखिर इस ऐसी निराशापन क्यों? क्योंकि एक रामपुर बागीरान में एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति की मांग है। ऐसे लोग कहते हैं, मैंने बाइट भी ली है, सुलझे हुए व्यक्ति की मांग है। और आपकी जब तारीफ होती है राजनीति की तो आपका सर्वोपरि नाम आता है कि वो सरल स्वभाव के अच्छे व्यक्तित्व हैं। तो क्या जनता कभी फिर से एक बार प्रभाकर सिंह जी को किसी भी पद में सेवा के लिए देख पाएगी? देखिए, अब मेरी उम्र 78 साल हो चुकी है। 60 साल मुझको राजनीति करते हो गया। जो मेरी मैंने ऑफिशियली जो है, मैंने गिरफ्तारी मेरी 1954 में मेरी पहले गिरफ्तारी दी थी। तो हम लोग लगातार संघर्ष की इसकी राजनीति करते रहे। और जिन कमियों की आप बात कर रहे हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए अपना एक रेफर ग्रुप बनाने का काम करते थे। हमारा जो दल था उस समय, हम लोग समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। तो यही था कि ये सब सुविधाएं लोगों को मिलें, उनके लिए ही तमाम अलग अलग तरीके से, कभी विद्यार्थियों की मांग लेकर के, कभी किसानों की मांग लेकर के, कहीं भूमिहीनों की मांग लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। तमाम जेल यात्राएं हुई, वो हुआ, लंबे लंबे समय तक हम लोगों को उसमें जेल यात्रा जानी पड़ी। पर अब वो उम्र नहीं है कि हम अब उसको नए सिरे से शुरू कर सकें। संघर्ष के घर से या ऐसे बागान से या ऐसी दवा की फैक्ट्री से क्या कोई ऐसी दवा, क्या ऐसा कोई फूल या ऐसा कोई संघर्षशील व्यक्तित्व क्या इस परिवार से आगे निकलेगा? क्या ऐसी आशा जनता कर सकती है? नहीं, आशा तो करनी ही चाहिए। हर चीज़ की, अच्छी चीज़ की आशा करनी चाहिए। अब वो होगी कि नहीं होगी, ये कोई भविष्य वक्ता बतला सकता। मैं कैसे कहूँ? आपने जो पूछा वो एकदम भविष्य के गर्त में छुपा हुआ एक माने प्रश्न है, तो उसका तो मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। जैसे कि फील्ड में तो आपके पुत्र भी रहते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं, लोग काम के लिए आते हैं। अगर कुछ कमियां रहती हैं, अगर आप समझिए शासन प्रशासन का कोई अंग नहीं है तो मुश्किलात तो आती हैं। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, हम सब मानते हैं। तो जनता ये भी देखना चाहती है क्या इस घर से, इस संघर्षशील घर से, मैंने पहले ही बताया कि इस मेडिसिन की जो फैक्ट्री है, कोई ऐसा मरहम निकलेगा जो जनता के बीच में मरहम का काम करेगा। बीच में सब चाहते हैं कि हमें एक ऐसे बीज की ज़रूरत है या ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छे जगह मैन्युफैक्चर हुआ हो। जैसे आपने जो कहा, उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं शुभाकांक्षा कर सकता हूँ। अभी मैं कोई इसके लिए भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं कि कह सकूँ। होना चाहिए इस प्रकार का, निश्चित रूप से होना चाहिए। वो दुष्यंत कुमार का एक है ना, वो मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैदा होना चाहिए जो परिवर्तन लाए, समाज में दिखाई दे। अब हम लोग बताएं कि बूढ़े हो गए, हमसे उम्मीद करना कि अब हम कोई पद, अब हम लोग पदों के दायरे के बाहर ऐसे बैठे ठाले, अगर कोई कुछ पूछने आता है तो उसको कुछ बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बाकी अब वो चीज़ रही है कि अब हम जा कर के और पूरा उसमें
खड़े होकर के और संघर्ष करके उस स्थितियों को पलटने के लिए जूझ सके, वो अब हम लोग की उम्र निकल गई है। अब हम लोग एक प्रकार से उस संगठन में भी अब नहीं है कि चलिए, इस आशा के साथ कि कभी ना कभी इस परिवार से कोई ना कोई मरहम रूपी एक शख्सियत निकलेगा जो रामपुर बागलान की जनता को एक अच्छा मरहम, एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर पाएगा जिसकी कल्पना लोग करते हैं और करते आए हैं। इसी आशा के साथ आज प्रभाकर सिंह जी से हमारी बात हुई तो उनका जो सार था पूरी बातों का वो निकल के आया है कि किसी को अगर आप मछली खिलाते हो तो उसके एक वक्त की खाने की व्यवस्था करते हो, लेकिन अगर किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हो तो ज़िंदगी भर की व्यवस्था कर देते हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और रामपुरी कुछ झलके ले दिखाएंगे और कुछ विजुअल दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, रोड में भी जाएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ। आपकी का चैनल सही है दादू बिंद तक में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि 2025 आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, 9 महीने बाद हम फिर से लेकर आए हैं आपका वही चैनल सही है दादू बिंद तक। हमारे साथ बने रहेगा इस आशा के साथ कि हम 2025 ही नहीं 2026-27 यानी जब तक मेरी सांस रहेगी सही है दादू और सही न्यूज़ आप तक पहुंचाने की मेरी पूरा भरसक प्रयास रहेगा। इसी बीच हम रामपुर बागलान के अपने सर्वश्रेष्ठ ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराना चाहूँगा जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दर्शक हमारे जानते भी नहीं होंगे, नई पीढ़ी नहीं जानती होगी और पुरानी पीढ़ी तो जानती होगी, और जो नए नहीं जानते वो तो आज जान लेंगे। मैं इस समय प्रभाकर सिंह जो हमारे पूर्व विधायक हैं रामपुर बागलान के, उनके आवास में आया हुआ हूँ और आपको क्या कहते हैं और क्या नए साल को उनका प्लान है और कुछ बातें गुदगुदाने वाली भी होंगी। आइए हम परिचय कराते हैं माननीय प्रभाकर सिंह जी से। आइए मेरे साथ, हम कुर्सी ओके। चलिए, हमारे बीच प्रभाकर सिंह जी हैं। प्रभाकर सिंह जी, आपको नए वर्ष की यानी 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को शुरुआत से तो फिर पुनः प्रसारण शुरू कर रहे हैं आप, इसके लिए आपको मेरी शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा कि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, लंबे समय तक आप इसको चलाने का भार ले रहे हैं, उसके लिए भी एक बार पुनः आपको बधाई। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को और दर्शकों को बताने के लिए, हालांकि हम छोटी छोटी बातें पूछेंगे। 2025 राजनीति के लहजे से कैसा रहेगा? देखिए, अभी तो क्या है कि कुछ नया ऐसा एकदम नहीं आने वाला है जो विशेष उल्लेखित हो, लेकिन बहुत सारी तकलीफ़ें जो है लोगों की वो सामने आ रही हैं। उसमें एक बड़ा मसला रहा है भ्रष्टाचार का हमारे मध्य प्रदेश में। अभी देखिएगा, एक सिपाही के पास 25 किलो सोना और करीब करीब 200 करोड़ रुपए एक की राशि निकलना, और ये सब माने जो है, तो ये कि जनता का जो बहुत सारा हक है इन लोगों द्वारा मार दिया जाता है। इसको कैसे रोका जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती जो सत्ताधीश हैं उन लोगों के सामने होगी। और आपका चैनल से खोजी चैनल है, तो आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि कहाँ इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो बहुत जगह इस प्रकार के काम हो रहे हैं। आपने जैसा कि माफ़ कीजिए मैं टोकूंगा आपको, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो स्कैंडल भ्रष्टाचार करप्शन हो रहे हैं, तो आपको विदित भी होगा कि द फर्स्ट स्कैंडल इन इंडियन हिस्ट्री बाय बीके केशव, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला जीव घोटाला हुआ था 1947 के आसपास, जीव घोटाला हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि किसी भी पौधों को और वृक्ष में छिपरना है तो सही पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। अगर उस पर उनको सही सज़ा दी जाती, सही पनिशमेंट दी जाती, तो शायद आज इतने बड़े बड़े स्कैंडल नहीं होते। रही बात सिपाही के घर में पैसे मिले, आपसे मैं बता दूं और आपको मालूम भी है, ज्ञात भी है कि एक सिपाही की भर्ती में 20 से 40 लाख, 30 लाख, 10 लाख, जिसका जैसे जुगाड़, यानी किसी भी बेल्ट की नौकरी ले लीजिए, कोई भी महकमा ले लीजिए, पटवारी ले लीजिए, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें पैसा लगता है। अगर एक कैंडिडेट अपना घर बेच के, सोना चांदी बेच के, प्लाट बेच के या किसी प्रकार से वो घूस दे के, करप्शन में जाके पैसे दे के वो नौकरी करता है, तो क्या उससे आप देशभक्त की कल्पना कर पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भर्ती होगी तो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देगी। वो तो एक प्रकार का बीजारोपण हो, जैसे हम खेत में बोते हैं, तो अगर 1 किलो बोते हैं तो हमको अपेक्षा होती है कि 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो होगा। इसी प्रकार से वो भी है, अगर आप भ्रष्टाचार का बीज ही बोएंगे तो कई गुना बढ़ करके भ्रष्टाचार और समाज को
के चूसने के लिए, उसके शोषण के लिए सामने प्रकट होगा। तो ये तो ठीक है, इसको सबसे बड़ी बात यह है भर्ती के बारे में भ्रष्टाचार की बात चल रही है। कई प्रकार के परिवर्तन भारत सरकार भी और राज्य सरकारें विचार कर रही हैं और वो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। अब वो पूरी तौर पर प्रभावी रूप से कैसे रुक पाएंगे, ये वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर जब वो भार होगा जो उससे संबद्ध नहीं है तब तो बन पाएगा, लेकिन अगर जो स्वयं से संलिप्त हैं अगर उन्हीं के ऊपर भार रहेगा तो कैसे इसमें सुधार हो पाएगा। और यही अभी तक सुधार न होने का पूरा कारण यही है कि जो प्रबंधन है वही इस पर डूबा हुआ है और इसलिए उसका पूरा सुधार जो है वो प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। छुटपुट कार्यवाहियाँ होती हैं, जैसे हमने इस कार्य उल्लेख कर दिया, पर ये घटना है। इस प्रकार घटनाएं बीच बीच में तमाम होती रहती हैं। जब ये घटनाएं होती कुछ बड़ी मात्रा की हुई तो सुधार की बातें भर होकर रह जाती हैं, लेकिन उस प्रकार की प्रभावी भूमिका नहीं हो पाती कि उसका दोहरावट न हो पाए। तो कैसे दोहरावट न हो पाए, तो ये ऐसा नहीं लगता कुछ ऐसा नियम आना चाहिए राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जिसका अमल इस रूप में होना चाहिए जैसे कि हम सांसें लेते हैं? क्या ज़रूरत है ऐसे नियम की? नहीं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं और वो हम ही सब बनाएंगे, लेकिन वो कौन बनाएगा इस पर निर्भर करता है कि वो पहले स्वच्छ हो पूरी तौर पर और वो उस पर लगेगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पर जूझना होगा। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का जो एक स्तर है वो प्रतिदिन गिर रहा है, आपको भी मालूम है, अखबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मास्टर साहब सो रहे हैं या जिस तरह से भी हो, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ये मूल रूप से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय व्यवस्था है शिक्षा की, उसके अभी देख रेख की व्यवस्था उतनी कठोर नहीं है, कड़ी नहीं है, क्योंकि अधिकारी तमाम बढ़ते चले गए जो अधिकारी पहले नहीं थे। हमको याद है जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक सब इंस्पेक्टर होते थे, स्कूल इंस्पेक्टर, ADI समझ लीजिए उस प्रकार के, एक DO होते थे, ADI उनको, तो इंस्पेक्टर कहलाते, इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, तो सारे चुस्त दुरुस्त हो जाती थी स्कूलें। लेकिन आज इतने चैनल तो बन गए हैं, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर भी रोज़ भ्रष्टाचार की शिकायतें जरूर आ रही हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का वो नहीं हो रहा है कि जो प्रभावी नियंत्रण हो सके। जब रामपुर इस प्रकार कुछ अभी हमने सुना सरकार है भी बहुत कम अपने GDP का बहुत कम शिक्षा व्यवस्था में लगा रही है, -3 मान लीजिए कि 3% है। तो कुछ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कैसे किस प्रकार से हो एक शिक्षा प्रणाली? आप एक बहुत बड़े सुलझे हुए नेता हैं बीजेपी के, आप ही की सरकार है यहाँ से ऊपर तक, तो बीजेपी वाले भी सुनेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको एक टूक कहिए कि क्या कर दें ऐसा। नहीं, ऐसा है कि बहुत दिनों से अपने 3% में जो अपनी GDP का 3% है अपने बजट का, वो शिक्षा में खर्चा हो रहा है। और बहुत समय से बहुत सारे आयोगों ने, विद्वानों ने, जानकारों ने और ये बात कही है कि इस पर बढ़ना चाहिए और कम से कम मिनिमम डिमांड ये है कि कम से कम 6% शिक्षा की व्यवस्था पर खर्च होना चाहिए। अब उसमें खर्च होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है बहुत सारी मजबूरियाँ सरकारों के सामने भी होती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस प्रकार की होती है और जिस प्रकार के उनके पास बहुत सारी समस्याएं मुंबई खड़ी रहती हैं, तो उसमें जो प्राथमिकताएं पाती हैं उनका प्राथमिकताओं का एक अलग क्रम रहता है। जहाँ ज़्यादा दबाव पड़ता है वहाँ पर करना पड़ता है। रोटी, कपड़ा और मकान, हंगर इंडेक्स अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना मरे। तो क्या उस नियम के अनुसार 5 किलो चावल या 5 किलो आटा सरकार द्वारा जो दिया जाता है, अगर यही शिक्षा में बच्चों के लिए पेन या कॉपी दे दिया जाए वो ज़्यादा कारगर रहेगा या ये नहीं, देखिए, ये किसी एक को योजना को दूसरी योजना का तुलनात्मक कुछ नहीं कह सकते हैं, वह भी जरूरी है। यदि 80 करोड़ लोगों को आज राशन के मुफ्त व्यवस्था की हुई है, भले ही फिर उसकी मात्रा आपने कहा कि 5 या 10 किलो ही है, लेकिन क्या होता है कि एकदम ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उपार्जन के लिए कुछ ना आता हो। तो क्या होता है कुछ लोग जो भुखमरी के शिकार होते हैं उनके पास कम उपार्जन मिलता है तो भरपूर नहीं मिल पाता, तो ये एक बड़ी सहायता है। और खासकर इतनी बड़ी तादाद में 80 करोड़ लोगों के लिए तो ये भी ज़रूरी है। इसको हम कहीं आप देश की बदनामी तो नहीं मान रहे हैं इसको कि 80 करोड़ जनसंख्या जो है या 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार है, अगर उनको सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता गल्ला तो वो भूखे मर सकते हैं। इंडिया में एक बेइज्जती जैसा लग रहा है या
कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बेइज्जती नहीं है। मैंने ये तो सरकार की सजगता और सक्षमता का एक प्रमाण पत्र है कि आज किसी को भूखों न मरने देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भले बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को आगे आगे बढ़ कर के सरकार कर रही है मदद, तो इसमें कोई बदनामी का सवाल नहीं है, बल्कि विदेशों में इसकी तारीफ होती है। इतने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, इतने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ दिया रहा है, अब भोजन के लिए इतने लोगों की व्यवस्था की जा रही है, 80 करोड़ लोगों के लिए, वो छोटी नहीं है, अभी सैकड़ों करोड़ों के लिए बने स्वास्थ्य योजनाएं आई हैं। तो 75 साल के ऊपर के सामान्य नागरिकों को, अन्य लोगों को भी 75 साल के लोगों को अभी भी आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था में चलते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से है कि जहाँ पर चाहिए 50,000 की आबादी में एक MBBS, यहाँ 2 लाख की आबादी में एक MBBS नहीं है। और आपके चले जाएं अगर हम जज के खालीपन में, तो जहाँ 10,000 में 50 जज चाहिए, वहाँ 21 है, यानी आधे से भी कम है। तो कुल मिला के कमी तो है हर डिपार्टमेंट की। ये खाई जो है कमी की, हम जब से आज़ाद हुआ है तो कमी तो ये बनी हुई है। इसको कैसे पैरेलल कर सकते हैं? हमको लगता है बराबरी अभी आसपास पहुंचे भी नहीं है। तो ये तो देखिए अर्थव्यवस्था का सवाल है। अब अपने यहाँ जो अर्थव्यवस्था है, तो जितना अपने सीमा में था उतने ही अपनी भर्ती कर पाएंगे। ये सही बात है कि आज बहुत सारी कमियां हैं। डॉक्टरों की जैसे कमी है, तो डॉक्टर थे ही नहीं, तो अभी लोग विदेशों में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसका एक विकल्प निकाला गया है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश यहाँ 12-13 मेडिकल कॉलेज थे, तो आज 50, 52, 53 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। उनके लिए प्रबंधन हो रहा है। उस जगह भाई कम व्यवस्था हुई हो, कुछ जगह ज़्यादा हुई हो, तो वो व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था उस दिशा में चल रही है कि ये कमियाँ पूरी हो। जैसे आपने कहा कि प्रति 1000 लोगों में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पर उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं थे। साधन की कमी तो एक जगह एक बात है ही, लेकिन डॉक्टर ही चूँकि उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए वो हो रहा था, अपनी समस्याएं हो रही थी।